A2 के अंदर 20 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू इट इन अ सिंपल वे. आपके पास एक बेंच मार्क होता है. 20 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. वन इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, देन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 इज नॉलेज, assessment objective 2 is analysis, and assessment objective 3 is evaluation. So you have to cater all three things in your answer. If you do that, you can get the best marks. And let me explain to you one simple statement of question. For example, if examiner asks you, assess whether globalization or foreign direct investment or inflow of multinational companies is always beneficial to improve standard of living of low income countries. सो ये अगर आपके पास 20 मार्क का क्वेश्चन हो तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. सो वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी. आपको एटलीस्ट 3 पेजेस लिखने, 3 साइड्स ऑफ द पेज बेसिकली. समटाइम्स आपका आंसर इससे भी लंबा हो जाता है, बट 3 पेजेस अगर आप लिखते हैं तो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर. सबसे पहले क्या होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप एकदम से उसके ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे. आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक नॉलेज देंगे. उसके बाद आप एग्जामिनर को समझे वो एक छोटा सा बच्चा है. एग्जामिनर को आपने अपना आंसर ऐसे समझाना है जैसे वो एक छोटा बच्चा है जो आपके सामने बैठा हुआ है. आपने उसको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं. सो इसी सेम क्वेश्चन को जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, इसी सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले आपको फर्स्ट जो पेज होगा वो पूरा फुल पेज आपको नॉलेज का देना है. समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, 3 4 5 लाइंस लिख के नॉलेज खत्म कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना आपको. पहला जो फर्स्ट पेज है, कंप्लीट वन साइड ऑफ द पेज, वो नॉलेज पे बेस करेगी. सो नॉलेज क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर. सेकंड पेज होगा आपका एनालिसिस का. थर्ड पेज होगा आपका इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन का. याद रखें, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में नॉलेज में आप 2 4 लाइंस लिख के एग्जामिनर को फ्री नहीं कर सकते. आपको पूरा एक पेज लिखना है. तो पूरा पेज किस बात पे लिखें, बच्चों को ये काफी कंफ्यूजन रहती है. सो याद रखें, ये जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है इसके अंदर से आपने ढूंढना है कौन सी इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं जो इसके अंदर पूछी हुई हैं. आप एग्जामिनर को सबसे पहले उन बेसिक टर्म्स के बारे में बताना शुरू कर दें. उन बेसिक टर्म्स का कोई बैकग्राउंड नॉलेज है, उनके कोई फैक्टर्स हैं, उनकी कोई अजम्पशंस है, कोई ऐसी चीजें हैं, तो वो आप उसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. जैसे सपोज करें, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज अगर किसी कंट्री में आती हैं तो क्या लो इनकम कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा. लाइक वी आर अज्यूमिंग के मल्टीनेशनल कंपनीज कमिंग इनटू द लो इनकम कंट्री. सो यहाँ पे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करेगा. तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की टर्म्स आपको नजर आएंगी. उनको पहले एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. कौन सी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आपको बताना है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या ग्लोबलाइजेशन. जिस भी कंपोनेंट को उसने उठाया उसको आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें. आप बता दें मल्टीनेशनल कंपनी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है. सो मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर द कंपनीज दैट हैव प्रोडक्शन यूनिट्स इन मोर देन वन कंट्री. सो आपको पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन बतानी. उसके बाद बताएं कि इनफ्लो ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इनटू डेवलपिंग कंट्री मींस मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. आप मल्टीनेशनल कंपनीज आती क्यों है ये भी थोड़ा सा बता सकते हैं. टू बेनिफिट फ्रॉम द चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड flexible government policies attract multinational companies to come into the low income countries. मेनली क्या होता है कि लो इनकम कंट्रीज जनरली इतने रिजिड और फिक्स नहीं होती पॉलिसीज के हवाले से. दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे अट्रैक्ट न्यू फर्म्स टू कम इनटू देयर कंट्री एंड इन्वेस्ट देयर सो दैट there can be more employment opportunities in the country. So आप बताएंगे मल्टीनेशनल कंपनी है क्या, कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लें, केएफसी की एग्जांपल ले लें, लिवर ब्रदर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसी तरह से नेस्ले की, सैमसंग, आईफोन, ऑल ऑफ दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज. एंड सेकेंडली यू कैन मूव ऑन टू द लो इनकम कंट्री. के लो इनकम कंट्री का क्या मीनिंग होता है, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री या हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या पुअर नेशंस का नाम भी देते हैं. सो उसके बारे में बताएं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर, yeah, low income countries are the countries that have lower GDP per capita and there is greater unemployment in the country because literacy rate is low and people are not well trained to get jobs easily. And similarly you can say that like inflation rate is out of control, like prices increase day by day and the rate of increase in prices is continuously increasing. Similarly developing countries have more crime rate, they have poor living facilities, housing facilities, medical facilities are poor, educational facilities are poor. So these are the kind of countries that are known as developing countries or low income countries. And the third knowledge point was standard of living. तो आपने जब ये पहली 2 मल्टीनेशनल बता दिया, डेवलपिंग कंट्री या लो इनकम कंट्री का बता दिया, तो ये आपके काफी बड़े 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे. एंड द थर्ड पैराग्राफ वुड बी ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करें. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ
or well-being of the nation. And standard of living generally depends upon GDP per capita of the country. If GDP is high, it means people are earning a lot of income, high income. So as a result, they can buy better quality goods in large quantities, so that quality of life can improve. इसी तरह से you can move on to the next thing. Okay, literacy rate is another important factor that affects standard of living. So standard of if people are more literate and educated, then they can improve the environment of the country, and they can improve quality of life. And उसकी वजह से crime rate जो होता है वो भी decrease करता है. So when people are literate and educated, they help to control and reduce like crime rate in the country as well. इसी तरह से आप बता सकते हैं कि standard of living also depends upon positive and negative externalities. If a country has high GDP but it has more negative externalities than the positive externalities, तो उसका standard of living भी low होगा. So ये जब आपने बता दिया, then you can move on to the analysis part. Analysis part में क्या करना होता है, आपने एक triangle बनाना है किस चीज का, कि मल्टीनेशनल कंपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे अफेक्ट करेंगी ऑफ द डेवलपिंग नेशन और लो इनकम कंट्रीज. सो इन तीन चीजों के दरमियान में जब एक चेन आप बिल्ड करेंगे आर्ग्यूमेंट की, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. और जैसे क्या एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल if multinational companies come into the low income countries, then they will create more job opportunities in the society, in the country. So as a result, if people get more jobs and better paid jobs and safe jobs, they can basically their purchasing power will increase because they are getting handsome income, and they can purchase greater quantity of durable items that are highly qualitative as well. So as a result, what happens is they can improve their quality of life if they can purchase better quality goods and services due to high income of these people. And secondly, you can say that if multinational companies come into a country, into a low income country, they will also help to control crime rate in the country as well. And you can like say that they also bring better technology, machinery and tools, and they better bring better like experiences and skills, and they can educate the local people to improve their productivity and efficiency as well. And similarly, these companies also pay huge amount of taxes to the government as well. So government can also use that tax amount of tax to improve infrastructure, to improve police system, safety and security in the society, and it will also reduce kind of illiteracy as well. For example, if these funds are invested on like building new schools or hiring new teachers that may be more efficient and productive to educate children well, and when they educate them well, then they can help to improve the quality of the life in the country. So अब आपके पास ये एनालिसिस पॉइंट आ गया. एनालिसिस में आप 3 पॉइंट्स बता दें, लेकिन वेल एक्सप्लेन्ड हो, उससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा. एक साइड, वन साइड ऑफ द पेज वुड बी सफिशिएंट फॉर एनालिसिस. अब आप यहाँ पे एक ग्राफ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. 3 ग्राफ्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है. आप इनको किसी भी तरह से अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट किया करें. वन इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आप उसमें बताएंगे कि पीपीसी कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करेंगी, देन पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट. जब पीपीसी राइट को शिफ्ट हो जाएगा तो ओवरऑल जीडीपी कंट्री का इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन जीडीपी इज हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूव. सेकंड ग्राफ जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व के थ्रू आप एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे. जीडीपी फाइंड करेंगे, रियल जीडीपी एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई पे प्राइस लेवल कितना है. अब एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज करेगी तो राइट को शिफ्ट हो जाएगी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. अब जब एग्रीगेट डिमांड राइट को गई तो इक्विलिब्रियम अपवर्ड मूव कर जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, लेकिन साथ में रियल जीडीपी भी इंक्रीज करेगा. So if there is rise in real GDP of the country, it also improves standard of living of the nation as well. और इसी तरह से थर्ड जो ग्राफ है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप बना सकते हैं, वो है आपका 45 डिग्री लाइन वाला ग्राफ, जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और 45 डिग्री लाइन एक दूसरे को मीट करते हैं. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पे नेशनल इनकम सेट हो जाती है. एंड व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज कम इनटू द लो इनकम कंट्रीज, सो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एंड इट विल ब्रिंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. मल्टीप्लायर को इनकॉर्पोरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5, it means a $1 investment will create $5 income in the country. So as a result, economic growth will occur and standard of living of the country may increase. ये आपका एनालिसिस का पॉइंट आ गया. ये आपका एक पेज या मोर देन वन पेज, वन साइड ऑफ द पेज हो जाएगी. नाउ यू हैव टू मूव टू द इवैल्यूएशन पार्ट. याद रखें, इवैल्यूएशन के भी 6 मार्क्स होते हैं. इवैल्यूएशन इज नॉट जस्ट अ सिंपल कंक्लूजन. यू हैव टू राइट against whatever you have analyzed already in assessment objective 2. अब इसमें क्या करना होगा आपको, अब आपको जो आपने चीजें एनालाइज की हैं, जो आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि दिस विल हैपन एंड दिस विल इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नाउ यू हैव टू टॉक अगेंस्ट दैट. आप उसकी लिमिटेशंस बताना शुरू कर दें. आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज आने से हमेशा इंप्रूव नहीं होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्दर फॉल एज वेल.
क्या वजह हो सकती है उसकी? उसकी रीजंस बताएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जनरली आर मोर इंटरेस्टेड इन डर्टी इंडस्ट्रीज. Dirty industries are the kind of industries that create more negative externalities, more pollution in the environment. That is like harmful to the health of the people living around. अब क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कोल माइनिंग होगी, ऑयल रिगिंग होगी, इसी तरह से जहां से पोल्यूशन ज्यादा कॉज होती है ऐसी लेदर इंडस्ट्री होगी. तो ऐसी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत लो होती है, इनपुट्स की कॉस्ट बहुत लो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड टू अर्न high profit, so they invest in industries that are more like profitable but they cause negative externalities or pollution in the society. So जब pollution ज्यादा होगी, negative externalities ज्यादा होंगी, तो standard of living का एक main factor होता है. अगर आपकी pollution ज्यादा हो जाती है सोसाइटी के अंदर, तो जाहिर है आपकी quality of life improve होने की बजाय उल्टा decline कर जाती है. इसी तरह से सेकंड पॉइंट आप इवैल्यूएशन का ये बता सकते हैं कि इफ देयर आर नो एक्सचेंज कंट्रोल्स, then multinational company may earn huge profit and send every penny they earn back to their origin country. पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल या इंडिया में या बांग्लादेश में कोई कंपनी आती है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट कमाती है, सारा प्रॉफिट अपनी कंट्री को, ओरिजिन कंट्री को भेज देती है. तो इन लो इनकम कंट्रीज को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इंडिया को क्या फायदा हुआ इस चीज का? तो अगर एक्सचेंज कंट्रोल्स आप लगाएंगे जैसे अमेरिका करता है कि वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन पे कंट्रोल है कि भाई आप सारा पैसा जो यहाँ कमाएंगे, यू कांट सेंड एवरीथिंग टू द ओरिजिन कंट्री, यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम पार्ट within the country, within the USA, and you have to like reinvest or spend it within the country, ताकि USA को उसका फायदा हो, ना कि आपकी ओरिजिन कंट्री को. सो इसी तरह से डेवलपिंग नेशंस जो कि थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज लूज पॉलिसीज होती हैं, बिकॉज they are trying to attract more investment, foreign direct investment from the other countries, ताकि उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. लेकिन इस वजह से फिर लो इनकम कंट्रीज को उल्टा नुकसान हो जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्दर डिक्लाइन कर सकते हैं इफ दे earn money from your country and send back every penny to their origin country. तो फिर आपके कंट्री यानी लो इनकम कंट्री को इसका खास फायदा नहीं होगा. इसी तरह से ज़हन में रखें एक और मसला आता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपनी की जॉब्स के लिए, जो मेन जॉब्स होती हैं, वो अपने ओरिजिन कंट्री से वर्कर्स को लेके आते हैं की जॉब्स के लिए, जो मैनेजरियल या हाई पेइंग जॉब्स होती हैं. लोकल लेवल पे लो इनकम कंट्री के लोगों को ऐसी जॉब्स के लिए हायर करते हैं जो लो पेड जॉब्स होती हैं, जिन पे इतना ज्यादा पेमेंट नहीं मिलनी होती लोगों को, सैलरीज लो होती हैं और जॉब सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा हाई नहीं होती. सो ऐसे केस में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो इनकम कंट्री का बेटर हो जाएगा? बेशक उनको जॉब्स मिल गई, लेकिन अगेन दे आर डूइंग लो पेड जॉब्स. अगर वो लोकल कंपनीज में कर रहे थे या मल्टीनेशनल कंपनीज में कर रहे थे तो इट डजंट मैटर फॉर देम, सो इट वॉन्ट इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये सारा बताने के बाद अब आपको फाइनल जजमेंट देनी है. फाइनल जजमेंट में आपको कंक्लूजन देना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, अब आपने सारी डिस्कशंस कर ली, बता दिया हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, बता दिया हाँ नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरी टाइम इट विल नॉट इंक्रीज. लेकिन अब आपको फाइनल कोई डिसीजन तो देना है. दोनों चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको फाइनल जजमेंट देनी है. फाइनल आपका वर्डिक्ट क्या है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा या नहीं होगा. सो उसके लिए आपको लिखना होता है कि इन कंक्लूजन मल्टीनेशनल कंपनीज आर मोर लाइकली टू improve standard of living in the country if they are using sustainable methods of production and they are not over exploiting workers and other resources of the country, and they are providing better paid jobs to the local consumers, and they are paying taxes to the government on time, and they are paying handsome amount of taxes to the government. However, if they don't do that, then standard of living of the low income country is not likely to improve. So this is how you can complete your answer. Again, keep in mind ये जो मैंने आंसर बोले हैं ये तो 4 पेजेस पे चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 20 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, 3 sides of the page. One side of the page जो कैम्ब्रिज में आपको मिलती है, this is knowledge. Second side of the page that is analysis, and third side of the page that is evaluation. Evaluation का आखिरी part conclusion होता है. So I believe you understand that. If you do that, then thumb up and subscribe to this channel, because this channel is going to help you a lot in upcoming June 2025 exam series. So see you in the next video soon. Thank you.